ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एन फैक्टर इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में हमें सोचना है, एक एक करके हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एन फैक्टर इन हाफ रिएक्शंस। एन फैक्टर इन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, हाफ रिएक्शन क्या होता है? हम रेडॉक्स में से केवल या तो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं या तो केवल रिडक्शन देख रहे हैं। हम पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन को साथ में अगर नहीं देख रहे हैं तो इन दैट केस हम एन फैक्टर को किस तरीके से डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल से बात को समझो। N factor is nothing but change in oxidation number per molecule of oxidizing or reducing agents. Change in oxidation number per molecule of oxidizing और reducing agents, इसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिएजेंट का एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ध्यान दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारे पास है KMnO4। ठीक है, नाउ KMnO4, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, समझ में? अच्छा, KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके बारे में हमने बात किए हैं। ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ठीक है, एसिडिक मीडियम पे ये खुद रिड्यूस होके जाता है Mn+2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है +7, यहां पर है +2। तो पर मॉलिक्यूल अगर हम ध्यान दें, एन फैक्टर जो होगा दैट विल बी 5, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं ध्यान दूं, Mn+7 5 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, भाई Mn+7 का मतलब ये मत समझना जो कि हमारा, या मैं ऐसे लिख देता हूं, सुनो, MnO4 माइनस Mn+7। Mn+7 कोई कैटायन नहीं है, बन ही नहीं सकता है। ठीक है, सिमिलरली KMnO4 को अगर मैं न्यूट्रल और बेसिक मीडियम पे रिएक्ट करवाऊं तो ये हमारा कन्वर्ट होता है MnO2 में। MnO2 का ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। एंड यहां पर अगर मैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो यहां पर Mn है +4 में, तो यहां पर जो हमारा एन फैक्टर बनेगा +7 से +4 पे जा रहा है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, Mn+7 इज गोइंग टू +2, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यानी MnO4 minus +3 electron gives us MnO2. It is not balanced. ठीक है, मैं केवल रेडॉक्स पार्ट को देख रहा हूं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का लेन या देन हुआ है वो नंबर की तरफ हमें ध्यान देना है।
और वहीं पर अगर मैं रिएक्शन को करवाता हूं स्ट्रांगली बेसिक मीडियम पे, बहुत ज्यादा बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम पे, तो वो हमारा कन्वर्ट होता है MnO4 2 माइनस, जिसको हम मैंगनेट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड पर मैंगनेट, दिस इज कॉल्ड मैंगनेट। अगर मैंगनेट के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारा कन्वर्ट होता है +6 में, ठीक है। सो यहां पर अगर हम देखें तो MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन gives us MnO4 2 माइनस, तो यहां पर जो हमारा n फैक्टर आएगा that will be equals to 3, ठीक है। या फिर मान लो मेरे पास है K2Cr2O7, K2Cr2O7, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये रिड्यूस होके हमेशा जाएगा क्रोमियम +3 में। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, क्रोमियम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ध्यान दें इट इज +6, क्रोमियम का अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं इट इज +6, तो क्रोमियम +6 इज गिविंग अस क्रोमियम +3। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन साथ में हमारा ऐड हुआ है। सो n फैक्टर ऑफ Cr+3 इज इक्वल्स टू 3, बट एक गलती मत करना, n factor of K2Cr2O7 will be equals to 3 into 2, that will be equals to 6। ध्यान दे इस बात पे, इसमें पर मॉलिक्यूल कितने क्रोमियम है, पर मॉलिक्यूल कितना इन्वॉल्व है, क्रोमियम 2। हर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पर मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7 हमारा 6 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया है या नहीं आया है? आई होप दिस वन इज अंडरस्टूड, राइट। सो अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, अगर HNO3 हमारा कोई रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है N2O4 में, सो यहां पर HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +5, यहां पर है 4। सो नाइट्रोजन +5 इज गोइंग टू नाइट्रोजन +4, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए। तो सिंपल सी बात है, n फैक्टर ऑफ HNO3 दैट इज इक्वल्स टू 1। उस पे n फैक्टर कितना आएगा? 1। बट n फैक्टर ऑफ N2O4 में गलती मत करना, पर मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होगा वहां पर 2 होगा, क्योंकि पर मॉलिक्यूल ऑफ N2O4 में एग्जैक्टली हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो N2O4 का जो n फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। समझ में आया? राइट। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है Fe 0.940, now this is going to
Fe+3। ठीक है। अच्छा, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2/0.94। ठीक है। और इस तरफ कितना है? +3। सो n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। ये Fe3+ का n फैक्टर होगा। दिस इज द n फैक्टर ऑफ Fe3+, राइट। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें पूछे जो n फैक्टर ऑफ Fe0.940 वो मेरा कितना होने वाला है? ध्यान देना, देखो एक Fe के पीछे इतने ऑक्सीडेशन नंबर पे बदलाव हो रहा है, पर मॉलिक्यूल इतने Fe हमारे पास है। तो इसका n फैक्टर अगर पूछा तो दिस इज नॉट द आंसर। ध्यान देना, इसका n फैक्टर जो होगा दैट इज 3/2 into 0.94. This will be the n factor, and if I compute 3 into 0.94 कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2। ठीक है। सही किया मैंने? होप सो, या -2। तो इसका जो n फैक्टर आएगा दैट विल बी 0.82। ठीक है। इसका n फैक्टर, Fe+3 का n फैक्टर पूछेगा तो ये है। देखो, हमारे लिए वो चीज मैटर करता है जो कुल मिला के जो पूछा गया है उसका कुल मिला के मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन का लेन या देन हमारा इन्वॉल्व हो चुका है। पहले इस बात को हमें ढंग से समझना है। वहीं पर अगर एक बात समझो, मान लो हमारे पास है AS2S3। ठीक है। By some reaction it got converted to ASO4 3- plus sulfate. By something it got converted to this. मुझे नहीं मालूम कैसे है। अरे ऑब्वियसली बाय द वे एक चीज ध्यान देना, आर्सेनिक 2 है तो ये 2 होगा, और सल्फर 3 है तो ये 3 होगा। एटम तो बैलेंस होना ही चाहिए। एटम ना फूक मार के पैदा होता है ना खत्म होता है, तो ये तो हमारा बियर मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ में क्या डाला था, उसके साथ क्या हुआ, आई डोंट नो। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट हाफ रिएक्शन। ठीक है। सो कैलकुलेट n factor of AS2S3। ठीक है। ASO4 3- and the sulfate। इन तीनों का n फैक्टर हमें ढूंढना है, तो हम उस चीज को किस तरीके से ढूंढेंगे, इस चीज को थोड़ा सोचते हैं ठंडे दिमाग से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर लूं। आर्सेनिक इज एट +2 एंड सल्फर इज एट -2। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आर्सेनिक इज एट +5, सल्फर इज एट +6। सो नाउ arsenic +3 is going to arsenic +5। ऑब्वियसली यहां पर टोटल अगर हम ध्यान दें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। और सल्फर -2
is giving us sulfur +6. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन का लेन या देन इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है, सॉरी -8 इलेक्ट्रॉन. या सो ये बात को पहले समझो. आई होप ये चीज समझ में आया है ना. मेरे पास जो ये आर्सेनेट है, इसका पर मॉलिक्यूल या एटम जो भी है, डजंट मैटर, मॉलिक्यूल या आयन, एक आर्सेनिक है. ये एक आर्सेनिक +5 में है. जो आर्सेनिक आया है सोर्स में +3 से, और एक आर्सेनिक में जो लेन देन इन्वॉल्व है वो 2 है. तो एक चीज तो पहले हम लिखेंगे, जो n फैक्टर ऑफ आर्सेनेट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं n फैक्टर ऑफ सल्फेट के बारे में बात करूं, n फैक्टर ऑफ सल्फेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है जो कि है +6 में, और सोर्स पे है -2 पे. यहां पर क्या है, आई डोंट केयर. 3 है, यहां पे 2 है, आई डोंट केयर. सल्फेट का n फैक्टर पूछा, एक सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन इन्वॉल्व है, लेन या देन डजंट मैटर, 8. तो सल्फेट का n फैक्टर जो है वो है हमारा 8. ठीक है. These are redox n factor. Again, not to be confused with ionic n factor. That's a complete different ball game, right? Now, अब अगर कोई पूछा n factor of AS2S3. Now, AS2S3 के मॉलिक्यूल में 2 आर्सेनिक है. हर एक आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो 2 आर्सेनिक के पीछे जो लॉस इन्वॉल्व होगा, एंड प्लस इस पर है 3 सल्फर. हर एक सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व है. तो 3 सल्फर में लॉस इन्वॉल्व होगा, तो 4 + 24 that is equals to 28. राइट. ये बात को पहले समझो. सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है Cu3p, by some mechanism it got converted to Cu2 plus phosphate. By something it got converted to this. This is the oxidation half, right? तो यहां पर अगर मैं Cu3p को देखूंगा, ये मैं पहले ही बातचीत किया हूं, the copper will be at +1 and phosphorus will be at -3. यहां पे तो copper +2 में है, और phosphorus if I see is at +5. So what are the reactions involved? Copper +1 -1 electron gives copper 2+, and phosphorus -3 loss of 8 electron got converted to phosphorus +5. ठीक है. तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, n फैक्टर of Cu2+ is simply 1, क्योंकि इसमें एक ही लेन देन इन्वॉल्व है. n फैक्टर ऑफ सॉरी क्या लिख दिया, दैट विल बी सिंपली 8. राइट. क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का लेन देन इन्वॉल्व हुआ है. और अगर कोई पूछे n फैक्टर ऑफ
Cu3p। तो इसमें 3 कॉपर है, 1 फास्फोरस है। 3 कॉपर में नेट लॉस कितना हो जाएगा? 3 का। 1 फास्फोरस में 8 का। तो Cu3p का जो n फैक्टर आएगा दैट विल बी 11। ठीक है, हमें पर मॉलिक्यूल जो पूछा है उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करो। उसमें जरूरी नहीं है एक ही एटम हो रहा है, इसमें मल्टीपल एटम्स का पॉसिबिलिटी है। कितना भी एटम्स हो सकता है। मैं लास्ट एग्जांपल लेके खत्म करूंगा। K4FeCN6 by some mechanism is getting converted to Fe3 plus CO2 plus NO2। ठीक है, कैलकुलेट n factor of FeCN6 4 माइनस। अरे K प्लस तो लल्लू है, वो तो कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है, क्या फर्क पड़ता है। ओके, यहां पर अगर हम ध्यान दें इस रिएक्शन में, यहां पर Fe जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में है +2 में, और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है +3 में। ठीक है, समझ में आया? सो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व है। एंड अगर मैं साइनाइड देखूं, अच्छा साइनाइड हमारा स्ट्रक्चर ये हम जानते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हम स्ट्रक्चर से अभी अभी देखे थे। ठीक है, जो यहां पर 3 बॉन्ड है तो नाइट्रो, और तीनों कार्बन के साथ है, तो नाइट्रोजन डेफिनेटली -3 पे है। अच्छा, कार्बन जो है वो होना चाहिए था +3 पे, बट उस पर एक यूनिट फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, दैट इज -1। तो +3 पे होना चाहिए था, बट 1 यूनिट फॉर्मल चार्ज के कारण इफेक्टिवली ये कार्बन जो आएगा दैट विल बी एट -2। ठीक है, सॉरी +2, सॉरी कार्बन जो आएगा दैट विल बी एट +2। सो अगर मैं कार्बन का पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो रिएक्टेंट साइड में +2 पर है, और CO2 में ऑब्वियसली ये +4 पे है। तो यहां पर डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व हुआ है। और अगर मैं नाइट्रोजन का पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है -3 पे, और फाइनली जब वो NO2 बनाया है तो नाइट्रोजन हमारा +4 पे है। राइट, सो यहां पर जो इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ है -7 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो पर आयन ऑफ FeCN6 4 माइनस, नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकता हूं? इसके पर आयन पे एक Fe है और हर एक Fe एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो दैट गिव्स अस 1 × 1 प्लस कार्बन कितने हैं? 6, और हर कार्बन कितना लूज करता है? 2, 6 × 2 प्लस कितने नाइट्रोजन है? 6, और हर नाइट्रोजन कितना लूज करता है? 7। तो कितना हो जाएगा? 42 + 12 + 1, दिस विल बी 42 + 12 + 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस विल बी 54 + 1, दिस विल बी 55। n factor will be 55। ठीक है,
आई होप वी गॉट दिस पॉइंट। अच्छा, हाफ रिएक्शन का अगर हम एन फैक्टर समझ लिए हैं तो उसके बाद एन फैक्टर ऑफ नेट रिएक्शन में इट डजंट मैटर। अच्छा, नेट रिएक्शन में जो हम लिखते हैं उसमें दो प्रकार की चीजें होती है। वो क्या है? स्पीसीज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन redox, species actually involved in redox। और दूसरा स्पेक्टेटर स्पीसीज, वो सारे स्पीसीज जो हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज है, यानी हम उनका कोई रेडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और हां, एक तीसरा केस बन सकता है, बोथ इन्वॉल्व्ड एंड स्पेक्टेटर। ये केस को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। वो इन्वॉल्व भी होगा और स्पेक्टेटर भी होगा। ये बहुत ही ज्यादा मस्त केस है, वो हम एक एक करके देखेंगे सब कुछ। देखो, बाकी नेट रिएक्शन लिखने पे जो रेडॉक्स वाला फंडा है वो हाथ से कुछ अलग नहीं है। यानी अगर मान लो हमारे पास है N2H4 प्लस I2, मान लो वो रिएक्ट होके देता है हमें N2 प्लस HI, मान लो हमें ये देता है, ठीक है। कैलकुलेट n factor of N2H4 and I2। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो तो कोई काम का नहीं है, मेन जो काम का है वो है नाइट्रोजन। अगर हम ध्यान दें, यहां पर नाइट्रोजन है -2 पर, यहां पर नाइट्रोजन है 0 पे, आयोडीन यहां पर 0 पे है, यहां पर ये है -1 पे। तो n-2 electrons gives us n0 and I0 plus 1 electron gives I-, right? So simply जो हमारा पुराना फंडा है उससे हम लिख सकते हैं n factor of N2H4 क्या होगा? N2H4 में अगर हम ध्यान दें, एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट 2 नाइट्रोजन है N2H4 में, तो N2H4 का जो टोटल n फैक्टर होगा दैट विल बी 4 और n फैक्टर ऑफ I2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 I है और दोनों एक एक जा रहा है, तो उस पे सिंपली जो हो जाएगा वो होगा हमारा 2, ठीक है। तो रेडॉक्स में जो टेक पार्ट कर रहा है उस पे तो हमारा हाफ रिएक्शन हो या फुल रिएक्शन हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए स्पेक्टेटर को भूल जाओ, कराऊंगा स्पेक्टेटर, समझाऊंगा क्या होता है, फिलहाल के लिए उसे भूल जाओ। अरे बाय द वे, N2 का पूछता है n फैक्टर, वो भी 4 होता क्योंकि 2 n है, बट HI का n फैक्टर 1 है। लिख देता हूं, n फैक्टर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू कितना? 4, और n फैक्टर ऑफ HI इज इक्वल्स टू 1। ओके,